स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, स्पेशली स्टॉक वेरिफिकेशन और स्टोर मैनेजमेंट। आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि इतने अच्छे कमेंट्स, साथ में मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि किस तरह के वीडियोस उन्हें और चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स में सपोर्टिव मटेरियल साबित होगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हम स्टोर अकाउंटिंग करते हैं, जिसको अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स भी कहते हैं, उसमें कौन कौन से की टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर ये टर्म पता होती हैं तब इसके बारे में हम समझना आसान हो जाता है। कोशिश करूंगी आने वाले वीडियोस में मैं इन सबको भी क्लियर कर पाऊं और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है स्टोर कीपिंग के, उसमें ये हेल्प कर सके। आज की टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। शुरू करेंगे स्टोर अकाउंटिंग। क्या होता है स्टोर, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। देखो, स्टोर एक ऐसी जगह होती है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे हैं, और एक फैक्ट्री में जो स्टोर होता है उसमें क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इसमें किस तरह से काम होता है, इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को हम कवर कर रहे हैं। तो स्टोर क्या है? देखो, स्टोर एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम जो प्रोडक्शन का तैयार प्रोडक्ट है, वो चाहे उसको प्रोडक्ट को तैयार करने में रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, उनको हम तब तक स्टोर करते हैं जब तक कि वो यूज नहीं आ रहा है, या यूज होने के बाद अगली बार यूज जब होगा उस तक के लिए हम उसको स्टोर करते हैं या इकट्ठा करके एक जगह पर रखते हैं, वो है स्टोर। अब केवल ये स्टोर एक जगह नहीं है, ये पूरा एक मैनेजमेंट का एरिया है, क्योंकि स्टोर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास कोई चीज है भी, लेकिन जिस समय आप काम में लेने लगते हो और वो खराब हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेंटेनेंस, तो ऐसी चीज का होना केवल कॉस्टिंग बढ़ाता है, प्लेस को ऑक्यूपाई करता है और मनी को ब्लॉक करता है। इसीलिए स्टोर का मैनेजमेंट टाइमली और प्रॉपरली होना बहुत जरूरी है। तो स्टोर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज भी चल रहे होते हैं, और इसीलिए अपने स्किल्स को, अपने पर्सनल्स को, जो एक फैक्ट्री ओनर होता है, स्टोर मैनेजमेंट का एक परफेक्शन दिलवाता है ताकि कि वो स्टोर कीपिंग अच्छी तरह से कर सके। तो स्टोर मैनेजमेंट को हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे वो जो मटेरियल रिसीव करता है उसको ना केवल रिसीव करके बल्कि उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, और ताकि कि उसकी डैमेज रोकी जा सके, अनऑथराइज्ड जो रिमूवल है उसको रोका जा सके, और उस मटेरियल को उन लोगों को इश्यू करा जा सके जिन लोगों को, जिस डिपार्टमेंट को उसकी जरूरत होगी, राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि राइट क्वांटिटी और राइट प्लेसिंग, राइट टाइमिंग, ये बहुत जरूरी होता है। ताकि क्योंकि जिससे हम कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा अच्छा काम कर सके। ये होता है हमारा जो स्टोर मैनेजमेंट है, उसका मेन जो डिफाइंड फॉर्म में कहेंगे वो। अब जरा बात करेंगे स्टोर, अगर हमने बात कर लिया कि जहाँ पे एक्सेस मटेरियल को हम रखते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। देखो, मैंने इसे 3M में बताया है। किसी भी स्टोर मैनेजमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव पे काम किया जाता है। 3M की बात करें, मिनिमाइजेशन, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट। मिनिमाइजेशन किस चीज का? डैमेज का, स्क्रैप का, ऑब्सोलेंस का, जो आपका नुकसान हो सकता है, चोरी से नुकसान हो सकता है, आग से नुकसान हो सकता है, जो भी चीज है उसको हम मिनिमाइज कैसे करें, ये स्टोर मैनेजमेंट का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है। मेंटेनेंस, उसका रख रखाव, किस तरह से वो खराब ना होने पाए, किस तरीके से वो बर्बाद ना होने पाए, किस तरह से वो टाइम पे यूज हो जाए, ये सारी चीजें मेंटेनेंस में काउंट होती हैं। एंड मैनेजमेंट में की अगर बात करेंगे तो प्रबंध कहते हैं हम मैनेजमेंट को। प्रबंध का मतलब क्या होता है? आप अरेंज करो चीजों को किस तरीके से कि ज्यादा से ज्यादा आप एडवाइस कर सको कि क्या चीज कहाँ यूज होनी है, ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सको, और ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कर सको उन डिपार्टमेंट के साथ में जिन डिपार्टमेंट्स को इन चीजों की, जो ये मटेरियल या प्रोडक्ट रखा गया है, उनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो इन सब चीजों का मैनेजमेंट करना। तो इन ऑल क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव में हम 3M की बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात है मिनिमाइजेशन, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, राइट। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जो स्टोर अकाउंटिंग सिस्टम होता है, जो स्टोर अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ये क्या किया जाता है इसमें? सबसे पहली चीज है, इसमें प्राइसिंग
या कॉस्टिंग जो होती है उसको एस्टिमेट करने का एक पूरा एक सिस्टम होता है, यानी एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट फॉर प्राइसिंग। हम किस तरह से किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग तय करेंगे, उसमें कितनी कॉस्ट आई है और कितना हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, तो ये सारे एक सिस्टम को डेवलप करने की बात को कहते हैं स्टोर अकाउंटिंग सिस्टम। हम क्या करेंगे कि कोई भी प्राइसिंग होती है उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। अगर हम इक्वेशन फॉर्म में बात करेंगे तो कॉस्ट प्लस प्राइस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइसिंग, राइट। तो एक जो प्रोड्यूसर होता है या जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ये तरीके से पता रखना चाहता है कि जो उसका मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग क्या आई और इस पे हम मार्जिन कितना ऐड कर सकते हैं जिससे हमें अच्छे से अच्छे प्राइसिंग मिल जाए। अब जरा इन सब चीजों को ध्यान रखना कि प्राइसिंग के लिए जो कॉस्ट का एस्टिमेशन करता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये जो मटेरियल कंज्यूम किया जा रहा है उसकी एस्टिमेशन करना, और एक जो स्टॉक हमारे पास मटेरियल का रखा गया है उसकी क्या वैल्यूएशन है उसको एस्टिमेट करना। तो स्टॉक की भी वैल्यूएशन को एस्टिमेट करना और जो कंज्यूम हुआ है मटेरियल उसको भी एस्टिमेशन करना, तब हम कॉस्ट मिलाते हैं और कॉस्ट मिलती है तब हम प्राइसिंग तय करते हैं। ये तो बात हुई इस सिस्टम की मेन फोकस क्या होता है। अब जरा आज का जो वीडियो हमारी जिस टाइटल पे है उसी की बात करते हैं। की वर्ड्स या की टर्म्स की बात कर रहे हैं। की टर्म्स क्या है वो जरा समझो। की टर्म्स कहता है कि हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अब कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए वो जरा ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक। क्या है स्टॉक? स्टोर मैनेजमेंट में स्टॉक आपको पता होना चाहिए। अब स्टॉक क्या होता है? कोई भी गुड्स या कोई भी आइटम या कोई भी मटेरियल जो स्टोर में रखा गया है वो सब स्टॉक है। स्टोर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, स्टोर अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, की टर्म्स की बात कर रहे हैं, एंड यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द स्टॉक। तो स्टॉक में कोई भी आइटम हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी गुड्स हो सकती है जिसको हम स्टोर में रख रहे हैं। अब आते हैं सेकंड, जीआर नोट। जीआर नोट क्या होता है? जीआर नोट होता है जो गुड्स हमें रिसीव हुई हैं, गुड्स रिसीव को बोलते हैं जीआर। तो नोट यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट डेवलप किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कितनी चीजें हमें रिसीव हुई। अब ये जो रिसीव होती है वो कब होती है ये ध्यान रखना। जो मटेरियल रिसीव हुआ है उसकी स्क्रूटनी हो जाती है। स्क्रूटनी का मतलब है उसकी छटाई हो जाती है, तब हम ये मानते हैं कि हमें क्या चीज कितनी मात्रा में किस डेट पर कहाँ रिसीव हुई है, तो वो नोट में सारी चीजें ऐड की जाती है। इसको बोलते हैं जीआर नोट। ठीक बात है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द बिन कार्ड। 2 बिन सिस्टम भी होता है, 1 बिन सिस्टम भी होता है, बिन कार्ड कहते हैं। अब बिन कार्ड क्या है? देखो स्टोर में बिन कार्ड का एक बहुत मेजर रोल होता है। ये एक तरीके से एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये शो करता है कि अभी स्टोर में जो चीजें रखी गई हैं उन आइटम्स का करंट स्टेटस क्या है। यानी बिन कार्ड में हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबिलिटी क्या है उसको हम पता लगाते हैं। करंट स्टेटस ऑफ अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, ये चीज शो करने वाला डॉक्यूमेंट को हम बिन कार्ड कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं इंडेंट। अब इंडेंट क्या होता है? देखो क्या होता है कि हमें ये पता लगाना होता है हमारे स्टोर में जो चीजें आई हैं वो कहाँ से आई और जो चीजें यहाँ से इशू की गई है वो किसे की गई। कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रही, कहीं एक्सेस में तो नहीं ली जा रही। इन सारी चीजों का एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है। तो इंडेंट में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं किसने हमसे माल को मंगाया, यानी हमने किस किस को सप्लाई किया। वो एक फैक्ट्री में अपने डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, तो वो डिपार्टमेंट ने किस डेट पर कौन सा मटेरियल कितनी मात्रा में मंगवाया था, वो सारी चीजों का जो एक रिकॉर्ड होता है दैट इज द इंडेंट। यानी रिक्विजिशन जो आई है जिस भी डिपार्टमेंट से जिस भी मटेरियल की जिस भी समय के लिए रिक्विजिशन आई है उसके रिकॉर्ड को बोलते हैं इंडेंट। तो इंडेंट क्या है? रिक्विजिशन फॉर मटेरियल बाय यूजर्स। मटेरियल की रिक्विजिशन जो यूजर्स की तरफ से आई है उसके रिकॉर्ड को हम इंडेंट कहते हैं। अब आते हैं हम MAS। अब MAS का मतलब क्या है? मटेरियल एट साइट। इसका ये क्या मतलब होता है? MAS अकाउंट होता है, उसको हम मटेरियल एट साइट अकाउंट कहते हैं। अब बात को समझिएगा, कई बार होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा होता है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है, तो वहां पे स्टोर में नहीं आता मटेरियल, डायरेक्ट साइट पे जाता है। जो कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग साइट होती है वहीं पे मटेरियल जा रहा है, यानी स्टोर के पास में ये चीज रिकॉर्ड नहीं आई है तो ना तो उसने रिसीव किया ना उसने इशू किया। तो विदाउट रिसीविंग एंड विदाउट इशूइंग अगर स्टोर को इसका रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा ना, तो इसको बोलते हैं MAS। मटेरियल एट साइट का मतलब होता है जब भी आप एक मटेरियल को डायरेक्टली परचेज कर लेते हो या इशू कर देते हो, कहाँ पे? जहाँ पे काम हो रहा है वहां पर,
आप समझ रहे हैं, जहां काम हो रहा है वहां डायरेक्टली अगर ये परचेज किया जा रहा है या इशू किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं मटेरियल एट साइट। तो उसमें जो होती है इसकी कॉस्टिंग जो होती है वो वर्क पे किस तरह से डेबिट की जाएगी, उसका अकाउंट किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, ये वहां पर भी इसका रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज है, देखो कोई भी फैक्ट्री है, वहां पे जब खरीद की जाती है तो हम ये देखते हैं इतना खर्चा हुआ है, इतना मटेरियल खरीदा गया, लेकिन जो मटेरियल खरीदा गया उसका तो रिसीविंग रिकॉर्ड बोलेगा। लेकिन जो मटेरियल खरीदा तो गया लेकिन रिसीविंग रिकॉर्ड में नहीं है स्टोर के, वो डायरेक्ट साइट पे गया था, तो इसका भी तो रिकॉर्ड किया जाएगा ना, वरना तो सारा चीजें इनबैलेंसिंग हो जाएगी। तो एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको हम MAS अकाउंट कहते हैं, मटेरियल एट साइट अकाउंट, राइट। तो इसमें डायरेक्टली डेबिट किया जाता है और इस अकाउंट में ये अकाउंट जो होता है वो मेंटेन किया जाता है केवल बड़े बड़े कामों के लिए, जहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में मटेरियल को यूज किया जाता है, वहां यूज किया जाता है। तो ये परचेज या इशू किया जाता है डायरेक्टली टू द वर्क, और जो इस चीज को शो करता है अकाउंट, इसी को MAS अकाउंट कहते हैं। आगे की बात करते हैं रिजर्व ऑफ स्टॉक, यानी रिजर्व ऑफ स्टॉक का मतलब है कोई भी सामान जो स्टोर में रखा गया है उसको टाइम टाइम पे हम सप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए या प्रिपरेशन के लिए। तो आप ध्यान रखो, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ऑर्डर आ गया और आपने कह दिया साहब हमारे पास तो अब स्टोर में इतना सामान है नहीं, तो इस तरीके से तो अननेसेसरी डिले हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो जस्ट टू अवॉइड द डिले एक रिजर्व रखा जाता है स्टॉक का, कि हम रिजर्व कितना रखें, ये भी एक पॉइंट है कि हम कितना रिजर्व रखें कि अननेसेसरी स्टॉक भी ना होने पाए और अननेसेसरी डिले भी ना होने पाए। इन दोनों चीजों के बीच में जो बैलेंसिंग किया जाता है उसी को बोलते हैं हम रिजर्व ऑफ स्टॉक। अब ये क्या होता है, जब हम डिले को अवॉइड करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से या जो प्रोसीजर पॉइंट है उससे करना चाह रहे हैं, तो इसमें ये सारी चीजें होती हैं। किसी भी हालत में हमें अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं करना है और इस तरीके से भी नहीं कि हमारा चीजें कम पड़ जाए और ऑर्डर आ जाए बनाने के लिए। तो ये सारी चीजों को करने के लिए जिस तरह का एक सिस्टम डेवलप किया जाता है, एक स्पेसिफिक वर्क को अडॉप्ट किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं रिजर्व ऑफ स्टॉक। अब हम आते हैं मटेरियल कॉस्ट पे। एक मटेरियल की कॉस्ट क्या आएगी, तो देखो केवल चीज को खरीदा गया और वो जो पैसा लगा वही केवल मटेरियल कॉस्ट नहीं होता। मटेरियल कॉस्ट में उसकी खरीद की गई के खर्चे के अलावा बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। यानी इसमें क्या शामिल होता है, एक तो मटेरियल का प्राइस। देखो प्राइस और कॉस्टिंग में अंतर होता है, हमेशा ध्यान रखना। मैंने ये मार्कर अगर 20 रुपए में खरीदा तो ये इसकी प्राइस है, कॉस्टिंग नहीं। तो कॉस्टिंग क्या हुई भाई, देखो अगर इस मार्कर को मैं लेकर आने में कोई गाड़ी भाड़ा खर्च करूं, इसका इंश्योरेंस करवाऊं, कोई और टैक्स वगैरह पे करूं, तो वो सारी चीजें भी तो इसकी प्राइसिंग में ही काउंट हो रही है। पैसा तो मेरी ही जेब से गया ना इस मार्कर को खरीदने के लिए। तो प्राइस तो 20 रुपए है लेकिन कॉस्टिंग हो सकता है इसकी 28 रुपए पड़ जाए। आप समझ रहे मेरी बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल कॉस्ट में शामिल होता है एक तो मटेरियल का प्राइस, उसके बाद ये देखो MP यानी मटेरियल का प्राइस, फिर फ्रेट चार्जेस यानी किराया, जो हमने उसको स्टोर तक लाने के लिए या अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए जो चार्जेस दिए, किराया दिया है, वो फ्रेट चार्जेस होते हैं। इंश्योरेंस, इसका बीमा करवाया होगा, वो इसके साथ शामिल होता है। टैक्सेस, जो भी कर हमने सरकार को इसके एवज में दिए होंगे, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो, जो भी कुछ है वो जो हमने दिया है वो भी तो इसकी कॉस्टिंग में ही शामिल होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि मटेरियल कॉस्ट और मटेरियल प्राइस दो अलग अलग चीजें हैं। मटेरियल प्राइस इज द पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, राइट। अब आते हैं स्टॉक टेकिंग। अब स्टॉक टेकिंग क्या है, ध्यान रखना, ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। क्या चीज का होता है, जो कि क्वांटिटी जो बैलेंस है हमारे पास स्टोर में स्टॉक का, स्टोर में स्टॉक का जो क्वांटिटी बैलेंस में रह रहा है उसकी वेरिफिकेशन का जो एक पूरा प्रोसेस होता है वही होता है स्टॉक टेकिंग। यानी वेरीफाइंग प्रोसेस होता है एक तरीके से, और ये वो शो करता है कि हमारे स्टोर में कितना स्टॉक बैलेंस में है, और इसके वैल्यूएशन या इसके वेरिफिकेशन में जो प्रोसेस हम काम में लेते हैं इसको स्टॉक टेकिंग कहते हैं। क्लियर। आज की क्लास के लिए इतना ही समझाऊंगी और बहुत कुछ बाकी है। सब कुछ आगे के वीडियोस में कोशिश करूंगी कि कवर कर सकूं और आपको इससे अपने कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करने में मदद मिल सके। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली।